गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो चैप्टर 2 है हम लोग वो पढ़ेंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देख लिया था, तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पहले वो इंट्रोडक्टिव क्लास देख करके आएँ। ठीक है, हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का 2 पार्ट। जैसे हम लोगों ने वहाँ बात कर लिया था, आज हम लोग बात करेंगे कि स्टीरियो आइसोमर क्या है। स्टीरियो आइसोमर की जब भी बात की जाती है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कहने का मतलब होता है कि जिसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो उसका डिफरेंट हो, उसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो डिफरेंट लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा उसका सेम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। अब ये स्टीरियो आइसोमर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक डाई इनिशियोमर और इनिशियोमर। डाई इनिशियोमर और इनिशियोमर क्या होता है, हम लोग अभी ये पूरा एक एक करके डिटेल में अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम हल्का हल्का यहाँ बता दे रहे हैं। इनिशियोमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिरर इमेज शो करते हैं। ठीक है, और मिरर इमेज 2 तरह से होता है, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन डी और एल फॉर्म जो है हम लोगों ने पहले भी, आप अगर अमाइनो एसिड की क्लास किए होंगे तो वहाँ पर भी हमने पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है, पार्ट 1 में इसको पढ़ाया हुआ है कि डी फॉर्म एल फॉर्म की ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगर आपने वो क्लास किया होगा तो आज आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। डी फॉर्म और एल फॉर्म यहाँ पर जो इनिशियोमर है ये जो बताता है आपको, तो ये डी और एल फॉर्म जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन डाई इनिशियोमर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो मिरर इमेज नहीं है, नॉट अ मिरर इमेज। लेकिन इनिशियोमर की बात करेंगे तो वो क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, जब भी डाई इनिशियोमर की बात करेंगे तो इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। जब भी हम सिस की बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये। तो जब भी सिस की हम बात करेंगे, जब सिस की हम यहाँ पर बात करेंगे तो सिस में आपको क्या देखने को यहाँ मिलेगा, जब भी हम सिस की बात करेंगे, सिस आइसोमर की, तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो देखिए सेम साइड में देखने को मिलेगा। तो सेम साइड देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म। लेकिन अगर ट्रांस में देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अपोजिट दिखेगा तो ट्रांस, और सेम दिखेगा तो सिस। तो ये किसके अंदर आता है, डाई इनिशियोमर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट अ मिरर इमेज। जब भी हम इसी के डाई इनिशियोमर के ही अंदर हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, ईपीमर के बारे में। तो हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि ईपीमर क्या है। वैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं कि ओनली 1 कायरल कार्बन, एक ही कायरल कार्बन होता है जहाँ पर चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलता, तो उसको हम ईपीमर कहते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनोमर क्या होता है, एनोमर भी हम बताए थे। एनोमर जो होता है वो क्या है, शुगर का साइक्लिक फॉर्म है। लीनियर से किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पर, उसमें क्या देखने को मिलता है, चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो वो 2 तरह का होता है, एक बीटा और एक अल्फ़ा फॉर्म। तो ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अभी हम बात किए थे स्टीरियो आइसोमर की, जिनका मतलब, और ये क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मोनोसैकेराइड का। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पहली स्लाइड आप पढ़ के आइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर आर द कंपाउंड दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपको क्या है, सेम स्ट्रक्चर क्या है, इनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। तो इसको हम स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमर है क्या है, अ कार्बन अ सेड टू बी एसिमेट्रिकल व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप। आपको हम कायरल कार्बन के बारे में भी बताए थे कि कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनसे चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट। और स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हम यहाँ एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर क्या है आपका 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 की पावर n। ये फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको पहली वाली स्लाइड में हमने बताया था एल्डोज और कीटोज में, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर में डिफरेंस कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारा डिफरेंस पढ़े थे। लेकिन हमने बोला था आपको कि जब हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ाएंगे तो वहाँ एक और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एल्डोज और कीटोज शुगर में। तो यहाँ पर जब भी हम एल्डोज शुगर की बात करेंगे बेटा, तो एल्डोज शुगर में जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है एल्डिहाइड शुगर में, वो एक ज़्यादा होगा एज अ कंपैरिजन टू कीटोज शुगर के।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एल्डोज शुगर में एक कायरल कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कायरल कार्बन हम एक बार जो बच्चों के लिए पहली स्लाइड है, हम अभी आगे बात करेंगे। जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ COO माइनस है, यहाँ मान लेते हैं NH2, ये अमाइनो एसिड का ही हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये H है, ये R है, ठीक है। तो ये बताइए इससे क्या है, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इस ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या है, एल्डिहाइड के केस में क्या होंगे, एक ज़्यादा होंगे एज ए कंपैरिजन टू कीटोज के। कीटोज में एक कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइलोज, मतलब 3 कार्बन वाले की बात हो रही है। तो 3 कार्बन में क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डोज के केस में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन किसके केस में है, कीटोज के। तो यहाँ पर कितना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कायरल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का हम बोलें अभी आपको, एल्डोज के कंपैरिजन कीटोज में क्या होंगे, एक कम होंगे। तो एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 0। यहाँ पर क्या है, इरिथ्रोज, तो यहाँ पर कितना है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है। तो 2 कायरल कार्बन है, तो इसके इरिथ्रोज, यहाँ पर इरिथ्रोलोज जो है वो केस में आता है कीटोज में। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 कायरल। सेम वैसे ही यहाँ पर राइबोज में क्या है, 3 कायरल है, लेकिन राइबोलोज में क्या है, 2 कायरल कार्बन है। राइबोज हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, DNA RNA में, और राइबोलोज का हम देखते हैं PP पाथवे में रोल। यहाँ ग्लूकोज है, वहाँ पर 4 कायरल कार्बन है, यहाँ पर फ्रक्टोज के केस में 3 है। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर हेप्टोज के केस में। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको, जैसे अब ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपने ये ट्रिक पकड़ लिया कि एल्डोज के केस में एक बार कायरल कार्बन मेमोराइज हो गया, तो उसका एक कम किस में होगा, कीटोज वाले में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइबोज की बात करें, राइबोज क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में राइबोज को चेक करिए, राइबोज में क्या है, कितने कायरल कार्बन है, 3। तो 2 की पावर क्या है, N, नंबर N क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ पर कितना कायरल कार्बन है, 2 की पावर क्या लगाएंगे आप, यहाँ बताइए, 3 लगाएंगे। तो 3 है यहाँ पर, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कितना है आपका कायरल कार्बन है, 8, ठीक है। अगर हम राइबोलोज की बात करेंगे तो बेटा यहाँ क्या है, राइबोज की एल्डिहाइड था, लेकिन ये कीटोज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ क्या है, 4 कायरल कार्बन। वैसे ही ग्लूकोज के केस में क्या है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर कितना आएगा, 16 आपके ग्लूकोज के ये कायरल कार्बन है। और फ्रक्टोज के केस में क्या हो जाएगा, 8। तो ये आपको PG एंट्रेंस में बाकी सभी जगह आपको एज अ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब डाइसैकराइड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको ग्लूकोज का जो वेट है 180 हमने आपको डिस्कस किया था, तो उस पर हम थोड़ा सा आपको हल्का सा न्यूमेरिकल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप BSc या फिर नीट के तो आप कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे आप लोग, वरना यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ने को भी मिल जाती है आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इनिशियोमर क्या है और बाकी ये सभी की हम बात करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी आप हर जगह पढ़ते हो, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन हम जहाँ पर बात करेंगे वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। जैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसके केस में पढ़ते हैं, इनिशियोमर के केस में। और इनिशियोमर के केस में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ 2 फॉर्म होता है, D और L, ठीक है, D और L। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, लेकिन कन्फर्मेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अभी प्रोटीन के केस में क्या है, प्रोटीन अभी 3D स्ट्रक्चर में है, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम कुछ यूरिया डाल दें या कुछ भी हमने डाल दिया तो उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसका कन्फर्मेशन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो वो कन्फर्मेशन जो होता है वो चेंज किया जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि उसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और कन्फर्मेशन चेंज हो पाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है, तो राइट और लेफ़्ट हैंड को हम अगर हटाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कट करके चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्यों, क्योंकि ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, तो एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। अभी हम आपको बताते हैं कि इनिशियोमर क्या है और ये सभी चीज़ें।
अगर हम पहले हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ लें। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि कैरलिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वो होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रोटेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है? रोटेशन पे। और रोटेशन तभी होगा, रोटेशन दो ही तरह से देखा जा सकता है, या तो फिर आपको किस कन्फर्मेशन में देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही कन्फर्मेशन में। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रोटेशन होगा, और जिनमें रोटेशन होगा वो क्या होंगे? कायरल होंगे, ठीक है, कायरल कार्बन होंगे। तो कायरल कार्बन अभी अभी हम बात किए कि पहला आप देखिए कायरल कार्बन वो हैं जो कि जिनसे आपको ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है? कायरल कार्बन, ठीक। लेकिन आपको हम जब अमाइनो एसिड पढ़ाए थे, ग्लाइसिन क्या है? वो क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों था? क्योंकि वो ए कायरल कार्बन था। ए कायरल कार्बन कहने का मतलब क्या है? जब सेम ग्रुप आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो बताइए यहाँ इसको हम कह रहे हैं ए कायरल कार्बन, और जो ए कायरल होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लेकिन जो कायरल होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कहने का मतलब जिनमें रोटेशन हो और जो कायरल कार्बन शो करेंगे। तो हम लोगों ने ग्लाइसिन के केस में बात किया था कि एक ग्लाइसिन ही है पूरे 20 अमाइनो एसिड में से जो एक कायरल कार्बन होता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर हम शुगर की केस में बात करेंगे तो शुगर की केस में भी आपका क्या होता है, आपका हम बताएंगे अभी आपको कि शुगर के केस में भी आपको ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ग्लाइसिन है वहाँ पर, यहाँ पर भी आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर कि जब हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर के केस में डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो क्या है आपका, वो उसको छोड़ वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल, यहाँ ऑल शुगर एक्सेप्ट डिहाइड्रोक्सी एसीटोन हैव 2 और मोर स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा। अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमने पहले भी बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रोटेशन पे। और यहाँ पर ये हमने अमाइनो एसिड के केस में भी बात किया था कि ग्लाइसिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ दिखाने के लिए मान लेते हैं ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट की जब भी बात करेंगे बेटा, मतलब नॉर्मल लाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं, और वो हमेशा किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन जब इसको पोलरीमीटर से पे अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर ये की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइट हमेशा एक डायरेक्शन में होगी। देखिए ये लाइट कहाँ कैसे जा रही है? सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर लाइट मोनोक्रोमेटिक में क्या हो रहा था? अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कहाँ डाल रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें कोई भी कायरल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कायरल कंपाउंड में रोटेशन होगा, इसलिए जब इसके ऊपर अप्लाई किया गया तो ये क्या करेगा? दो तरह से रोटेशन शो करेगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जब भी रोटेशन होगा तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज जब भी रोटेशन होगा तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर स्मॉल डी की बात की जा रही, कैपिटल डी की बात नहीं की जा रही। कैपिटल डी और स्मॉल डी में डिफरेंस होता है, यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल डी नहीं बोल रहे हैं। जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रोटेशन होगा। रोटेशन किस तरह होगा? अगर क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है, स्मॉल एल। और अगर इसको हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? माइनस साइन से, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर राइट साइड जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक आपका क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अभी इनिशियोमर की बात यहाँ पर अभी हम लोग अगर इनिशियोमर की बात कर ले, अगर इनिशियोमर की अगर हम बात करेंगे तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। इनिशियोमर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर इनिशियोमर है, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर इनिशियोमर की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिरर इमेज देखने को मिलेगा। हम लोग पहले भी डिस्कस किए, मिरर इमेज क्या होगा? एक दूसरे के होगा, मतलब ये मिरर इमेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, एक डी और एक एल। देखिए यहाँ पर डी क्या है? कैपिटल है, और एल भी क्या है? कैपिटल है। तो वहाँ पर ऑप्टिकल
एक्टिव के केस में क्या हमें देखने को मिल रहा था, वहाँ रोटेशन के केस में स्मॉल डी और स्मॉल एल, तो मतलब डेक्स्ट्रोलीवो अलग है और कैपिटल डी और कैपिटल एल दूसरा है, दूसरे मतलब ये इनिशियोमर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात भी करेंगे कि जो इनिशियोमर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो इनिशियोमर की एक और पहचान है कि यहाँ पर ये क्या करता है, व्हेन दीज मोर देन वन कायरल कार्बन, मतलब यहाँ पर इनिशियोमर वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन आपको देखने को मिलेगा, उनको आप इनिशियोमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ और दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनिशियोमर है। बाकी सभी जगह आपको देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सेम देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक जगह है जहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 5 जो है वहाँ पर क्या है, OH ग्रुप, अगर कैपिटल डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करेंगे तो यहाँ हम OH ग्रुप का ओरिएंटेशन देखेंगे कि OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो वो क्या कहेगा, डी फॉर्म, और अगर OH ग्रुप आपका लेफ़्ट साइड है तो आप उसको कहोगे ये एल फॉर्म है। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, राइट साइड है OH ग्रुप की, लेफ़्ट साइड है। यहाँ पर भी देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड और डी एल ग्लिसरल्डिहाइड के केस में OH ग्रुप क्या है, जब कहाँ पर है, राइट साइड है तो आप डी ग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हो, और जब आपका OH ग्रुप क्या है, लेफ़्ट साइड है तो आप उसको एल ग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हो, ठीक है। अमाइनो एसिड के केस में अगर हम लोग देखना चाहें तो अमाइनो एसिड के केस में यहाँ देख लीजिए NH2 अगर क्या है, राइट साइड है तो डी फॉर्म, और अगर लेफ़्ट साइड है तो क्या आप कह रहे हैं, एल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखाता है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, मतलब इनिशियोमर वाली बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हमें देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ था और भी जगह, ये तो मान लीजिए समझ में आ जाता है कि अब हमें ये समझना है कि हम कौन सा चूज़ करेंगे कार्बन। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका लास्ट वाला कार्बन होता है, जो लास्ट कार्बन, जैसे ग्लूकोज के केस में ये कौन सा कार्बन है, 6 वाला कार्बन है ना, ये 6 वाला कार्बन है। तो यहाँ पर जो लास्ट कार्बन यहाँ पे लिखा है कि लास्ट, मैंने इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि ठीक है डी फॉर्म हम समझ जाते हैं कि डी और एल क्या है, OH ग्रुप का ओरिएंटेशन लेफ़्ट और राइट, लेकिन एक और चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि हम किस कार्बन की बात करें, क्योंकि CSIR भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस कार्बन पे ग्लूकोज के केस में आप ये बताएंगे कि ये क्या है, इनिशियोमर है, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म। तो आपको पूरा पता चल रहना चाहिए कि डी फॉर्म और एल फॉर्म ग्लूकोज के केस में क्या है, जो भी लास्ट कार्बन होता है उस लास्ट कार्बन, यहाँ लिखा है ना कंपेयर द लास्ट कार्बन, वो लास्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटोथियमेट कहते हैं, ठीक है। पेंटोथियमेट कार्बन हम लोग इसको कहते हैं। पेंटोथियमेट कार्बन का मतलब होता है नेक्स्ट टू लास्ट, मतलब जो लास्ट वाला है उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन को हम उसके ऊपर वाले कार्बन को हम चेक करेंगे कि उसमें जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है कि वो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर OH ग्रुप देखिए, यहाँ पर OH ग्रुप अगर इसके जस्ट लास्ट पेंटोथियमेट कार्बन के जस्ट ऊपर वाले कार्बन के अगर ऊपर वहाँ पर लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप क्या है, अगर लेफ़्ट साइड है तो वो एल फॉर्म, और अगर राइट साइड है तो वो डी फॉर्म। तो बेटा सिर्फ एक चीज़ मत पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कि डी और एल फॉर्म सिर्फ OH। यहाँ पर देखिए इसका लास्ट कार्बन क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये लास्ट कार्बन है तो इसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि OH ग्रुप का ओरिएंटेशन राइट और लेफ़्ट साइड है। तो ये चीज़, दो चीज़ दिमाग में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आगे चल के कार्बन के बिहार पर भी बनते हैं, तो सिर्फ ओरिएंटेशन ही मत रट के चले जाइएगा। तो कार्बन के बिहार पर भी यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है, यहाँ पर भी हम इसी स्लाइड में यही बात किए हुए हैं, ठीक है। और हमने पहले भी बताया था कि जितने भी शुगर्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बात किया गया है इनिशियोमर की, कि यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिविटी को ये क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। जो फॉलो करता है हमने यहाँ पर आपको बताया है उसके बारे में, कौन फॉलो करेगा, कायरल कार्बन वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे ईपीमर क्या होता है, ईपीमर्स क्या होते हैं। ईपीमर भी क्या है, मोनोसैकेराइड का इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन की बात किया है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज को ले रहे हैं, ठीक है, ईपीमर अगर यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज को ले रहे हैं, ईपीमर का यहाँ पर हम बता सकते हैं ओनली 1 कायरल कार्बन नॉट चेंज। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है इफ़ चेंज
इज़ एट ओनली वन कायरल कार्बन नोन एज ईपीमर। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन होगा जहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लूकोज को देखिए, ग्लूकोज को कंपेयर करिए गैलेक्टोज से, ग्लूकोज को कंपेयर करिए मैनोज से, ग्लूकोज को कंपेयर करिए डी एनोज से। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज को ध्यान से देखिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सेम देखने को मिल रहा है। चेंज कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज का चेंजमेंट कहाँ से चेंज, ये भी देखिए नीचे भी सेम है, लेकिन चेंज कहाँ है, फोर्थ वाले कार्बन पे। डी गैलेक्टोज के केस में ग्लूकोज से चेंजमेंट कहाँ, किस कार्बन पे देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन पे, सिर्फ वन कार्बन पे, सिर्फ जो कार्बन 4 है वहीं आपको चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या चेंजमेंट देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर OH ग्रुप का चेंजमेंट देखिए देखने को मिल रहा है, एक तरफ इस तरफ है और यहाँ पर लेफ्ट तरफ है। तो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज के केस में आपको जो कार्बन का ईपीमर देखने को मिला, हमने ईपीमर क्या बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या है, C4 के वाले जगह पर आपका क्या है, चेंजमेंट आपको दिखने को मिल रहा है गैलेक्टोज के केस में। और ये क्वेश्चन आपका गेट के का भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप अभी से ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए बीएससी में पढ़ोगे तो आपको गेट बी और बाकी सारे एग्जाम भी देने में भी हेल्प मिलता है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है क्योंकि पता है उनको कि आपका बेसिक क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आपका बेस इतना अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। अब अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें डी मैनोज को कंपेयर करके, तो यहाँ देखिए इसका पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ऊपर भी सेम है फर्स्ट कार्बन पर भी, बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है आपका, कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर जब डिफरेंस देखने को मिलेगा तो वो मैनोज है। तो C2 ईपीमर ऑफ ग्लूकोज किस में आपको देखने को मिल रहा है, मैनोज में, और C4 ईपीमर किस में देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज में। लेकिन अगर हम डी एनोज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है ग्लूकोज से। तो आप वहाँ देखोगे कि कार्बन नंबर 3 पे आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर एनोस की बात जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैनोस की ग्लूकोज के तो 2 होगा, एनोस की बात करेंगे तो 3 कार्बन पे, और आपका अगर कार्बन नंबर 4 पे बात चेंजमेंट ग्लूकोज से देखने को मिल रहा है कहाँ ईपीमर, तो वो आपका 4 होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये काम कराने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन के लिए, वो ईपीमरेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पर किया जाता है, ये ईपीमराइजेशन रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, तो यही बात ऊपर आपकी लिखी गई है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डाइनेशियोमर की। डाइनेशियोमर क्या होते हैं, चेंज एट 2 कायरल कार्बन एट 1 और मोर कायरल बट नॉट एट ऑल कायरल कार्बन। इसका क्या मतलब है कि डाइनेशियोमर वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हमें कायरल कार्बन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इनिशियोमर वो थे जिनमें एक कायरल, सिर्फ ओनली 1 कायरल कार्बन में हमें क्या देखने को मिल रहा था, चेंजमेंट। लेकिन डाइनेशियोमर में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और ये इसका मतलब ये नहीं कि एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी पर आपको कायरल कार्बन मिल जाएंगे। ठीक है, और डी मैनोज और डी गैलेक्टोज के केस में आप यहाँ पर देखो 2 जगह आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि दो जगह पर आपको क्या मिल रहा है, 2 कायरल कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी जगह पर आपको कायरल कार्बन मिल जाए। तो जब इसकी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे स्टीरियो आइसोमर में कि जो मिरर इमेज नहीं शो करते हैं एक दूसरे से, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाइनेशियोमर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग करेंगे डी पैरानोज और डी फिरोनोज की। अगर हम बात करें तो पायरोनोज की हम लोग बात किए थे, पायरॉन रिंग होती है। जब पायरोनोज की बात करेंगे मतलब 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग की हम बात करेंगे, तो 6 मेंबर रिंग की जब बात करेंगे तो वो पायरोनोज होगा। फिरोनोज के केस में 5 मेंबर रिंग की बात करेंगे, 5 मेंबर रिंग की, तो 5 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ हम बोलेंगे कि अल्फ़ा क्यों बोल रहे हैं, आपको एनोमर में पता चल जाएगा। डी तो पता चल गया, कैपिटल डी। ठीक है,
क्योंकि OH ग्रुप के हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। पायरोनोज अगर लिखा है तो आपको कितने मेंबर रिंग की बात यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, कितना कार्बन है बताइए? 6 कार्बन देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वाला। लेकिन अगर हम डी ग्लूको फ्यूरोनोज लिख दिए हैं तो ये क्या आपका आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज के केस में भी आप लिख सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरोनोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे? उसको फायरॉन रिंग है, ठीक है, फ्यूरोनोज लग जाएगा। और अगर किसी के केस में अगर आपको पायरोनोज लगा है तो आप अपने मेमोराइज में रखिएगा दिमाग में कि हमेशा उसको 6 मेंबर रिंग की बात की जा रही है। तो ये 2 आपका क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है आपको। एनोमर हम लोग बहुत देर से बोल रहे हैं, एनोमर क्या है, एनोमर क्या है? एनोमर हमेशा याद रखिएगा साइक्लिक फॉर्म है। अल्फा और बीटा का क्या है? या लिखा है द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर। अल्फा और बीटा ये साइक्लिक फॉर्म है डी ग्लूकोज का, ठीक है, लीनियर नहीं, साइक्लिक फॉर्म की जब हम बात करते हैं, शुगर में जब साइक्लिक कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो उसको हम एनोमर करते हैं। अब ये भी एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर, ये पूरा क्या है, सभी जगह सिमिलरिटी है, सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ही कार्बन पर डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो कौन सा कार्बन है एनोमर के केस में? वो कार्बन नंबर 1 है। तो कार्बन नंबर 1 पर अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो उसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, और अगर OH ग्रुप क्या है ऊपर की तरफ तो बीटा फॉर्म कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया था जब हम लोग DNA की बात कर रहे थे, DNA और RNA की। तो DNA के केस में क्या था? DNA के केस में हम लोग देख रहे थे कि OH ग्रुप क्या था? ऊपर की तरफ था, है ना। OH ग्रुप ऊपर की तरफ था। किस कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। आप अगर आपको DNA वाला आपने हमसे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, तो आप कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आप जब भी आप DNA की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हम लोग क्यों बोलते हैं बीटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप क्या है? ऊपर की तरफ है। तो हमेशा याद रखना बेटा, इसीलिए बीटा बोला ही जाता है। और अगर नीचे की तरफ है फर्स्ट कार्बन पर तो कार्बन को भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ग्लूकोज के केस की बात कर रहे हैं डी और एल की, कैपिटल डी कैपिटल एल की, तो हम लोग वहाँ पर बताएंगे 5th कार्बन पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चेन वाला स्ट्रक्चर, जैसे ये मान लीजिए चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाए? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस चेन को हम रिंग फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ये स्टेबल कन्फर्मेशन है आपका, जो हम रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो एक स्टेबल कन्फर्मेशन है। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं हेमी एसिटल। हम यहाँ पर हेमी एसिटल की बात करेंगे और हेमी केटल की बात करेंगे। अब ये हेमी एसिटल और हेमी केटल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है, ये अगर अपने फर्स्ट कार्बन से, कार्बन नंबर जो 5 है वो अपने फर्स्ट कार्बन, और वो ये फर्स्ट कार्बन का ग्रुप कैसा देखने को मिल रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये जब फर्स्ट 5 वाला कार्बन अपने फर्स्ट वाले OH ग्रुप से क्या करने लगे? रिएक्शन करने लगे। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उससे रिएक्शन करने, उसके OH ग्रुप से रिएक्शन करने लगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और तब इसको हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल, क्योंकि एसिटिल ग्रुप से ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन जब अल्कोहल से होने लगे। और बताइए अल्कोहल, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका रिएक्शन इसके अल्कोहल से होने लगे तो उसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। और ये आपका यहाँ पर अगर यही कीटोन ग्रुप हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हेमी केटल कहलाएगा। तो यहाँ पर, और यहाँ इसके केस में, हेमी केटल के केस में भी देख लें, जैसे फ्रक्टोज को देख लें, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा? हेमी केटल है तो कीटोज ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर ये
5 कार्बन किससे रिएक्ट करा था, कार्बन नंबर फर्स्ट। एल्डिहाइड के केस में कार्बन नंबर फर्स्ट से रिएक्ट करता है, लेकिन कीटो ग्रुप जो होता है हमने पहले भी आपको बताया था कि वो किस पे प्रेजेंट होता है, 2 कार्बन पे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके 2 वाले से रिएक्शन करता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, हेमी एसिटल और हेमी केटल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये पूरी केमिस्ट्री है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना जानते रहिए कि हेमी एसिटल और हेमी केटल हम बोलते क्यों हैं, ठीक है। तो ये आपका लीनियर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक। थैंक यू आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।